हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीमा मैम के साथ। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री का जो टॉपिक है। बार बार देखो, एक ही चीज़ें आपको बता रही हूँ कि एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, जहाँ से आपका बेस स्टार्ट होता है। उसके बाद आपको चीज़ें आगे पढ़नी है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें आपको यहाँ से कवर हो जाती है। यहाँ से कंप्लीट पेपर पूरा यहाँ से नहीं आता। बेस आपका तैयार हो जाता है। क्वेश्चन आते हैं पर कंप्लीट नहीं आते, ठीक है। तो यहाँ से बेस तैयार हो जाता है। फिर आगे आप कोई भी बुक पढ़ते हो, कोई भी जो है नोट्स पढ़ते हो, कहीं से भी कोई कोर्स लेते हो, तो आपके लिए क्या होता है, चीज़ें सेट हो जाती है माइंड में कि हाँ, ये वाला टॉपिक ऐसे पढ़ना है, इस वाले टॉपिक को ऐसे पढ़ना है। तो एनसीईआरटी के लिए मोस्टली बच्चों को क्या होता है कि मैम हमें ना जो इसकी लैंग्वेज होती है ना वो बहुत टफ लगती है, हमसे नहीं पढ़ी जाती। और यहाँ से जो क्वेश्चन निकलते हैं वो हमसे निकाले नहीं जा रहे। तो देखो, इसकी लैंग्वेज थोड़ी डेली रूटीन की जो आप बुकें पढ़ते हो उनसे थोड़ी अलग होती है। बाकी मुश्किल तो नहीं है, वही चीज़ें सब कुछ लिखी हुई है जो आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो देखिए, पहला टॉपिक है ट्वेल्थ की एनसीईआरटी का। मैंने पहले ट्वेल्थ की एनसीईआरटी स्टार्ट की है क्योंकि इलेवेंथ की आपको थोड़ी मुश्किल लगती है। तो ट्वेल्थ की इजी है, पहले ट्वेल्थ की पढ़ेंगे क्योंकि वो एंशियंट से स्टार्ट होती है। और वो जो इलेवेंथ की वो सीधी वर्ल्ड से शुरू हो जाती है। तो हम पहले एंशियंट से स्टार्ट करेंगे। तो एंशियंट वाला फर्स्ट पार्ट जो है वो इसी के अंदर है। तो पहला ही टॉपिक रहेगा इसमें हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो आपका फेवरेट और एंशियंट का मेनली पहला टॉपिक है। उससे पहले बस एक आपकी जो पाषाण कालीन है और इंट्रोडक्शन है वो हमें पढ़ना होता है। फिर सीधा हम हड़प्पा सभ्यता पे पहुंच जाते हैं। अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस, आपके जो सिलेबस में जितना पूछा गया उतना ही हमें पढ़ना है। यही चीजें आपके एचटेट में आएंगी, यही चीजें आपकी एचपीएससी में आ रही है, यही चीजें आपकी सीटेट में आ रही है, यही आपके केवीएस और यही ट्रिपल एस बी। तो पीजीटी का वो सिलेबस मोस्टली सेम रहता है। टॉपिक कुछ अप डाउन होते रहते हैं पर एनसीईआरटी सभी फॉलो करते, ठीक है। तो पहला टॉपिक हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब देखो, इसको बहुत ही प्यार से पढ़ना है आपको, प्रेशर लेके बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, बहुत प्यार से पढ़ना है। ये एक पैराग्राफ आपको जैसे दिया हुआ है, इसकी बहुत सारी लाइनें हैं, बिल्कुल भी बहुत लाइनों पे नहीं जाना। आप इस मोहर को ही देख लो, ठीक है। आप इस मोहर को देखो और इसी से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। एक मिनट। पहला, एक मोहर दी गई है, यहाँ पे एक जानवर की फोटो लगी हुई है, ठीक है, जिसको वृषभ या गेंडा या एक श्रृंगी गेंडा कुछ भी बोला गया है, ठीक है। उसके बाद ये लिपि है जो हमें बिल्कुल समझ नहीं आती। ये किस मिट्टी की बनी हुई है? सेलखंडी की। तो इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो भी वस्तुएं मिली है हड़प्पा में, वो सेलखंडी नामक पत्थर या सेलखंडी नामक मिट्टी से बनी हुई मिली है, ठीक है। उन पर जो है जानवर के चित्र मिले हैं और उन पर एक लिपि लिखी हुई है जो हमें समझ नहीं आ रही। उसके बाद और ज्यादा जानकारी हमें हड़प्पा सभ्यता की, वहां के आवास, मृत भांड, आभूषण, औजार और मुहरों से जो भी वहां पे साक्ष्य मिले उससे हमें मिल रही है। ये इसके बारे में बता रहा है, ठीक है। जो हमारे पुरातात्विक है वो कभी कभी क्या करते हैं, अपने साक्ष्यों के आधार पर, चीजों के आधार पर फेरबदल करते रहते हैं भी, हाँ ऐसा होगा ऐसा होगा, उनकी चीजें बदलती रहती है। तो ये क्या कह रहे हैं कि मिट्टी है सेलखंडी, सीधा क्वेश्चन यही पूछा जाता है। लिपि है उसको आज तक पढ़ा नहीं गया। मुहरों पर सामान्य रूप से चित्र किसके? जानवरों के हैं, ठीक है। उसके बाद हमें जानकारी कहाँ से मिल रही है? ज्यादातर जो छोड़ी हुई पुरावस्तुएं क्या होती है? जो आपकी वस्तु खुदाई करते वक्त प्राप्त हो रही है, चाहे उसमें औजार है, चाहे मृद भांड है, ठीक है, कोई भी अवशेष। जैसे कहीं भी कोई चीजें बनाई जा रही है और वहां पे बनाते वक्त वहां पे बहुत सारे ऐसे अवशेष मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये चीजें यहाँ पे बनाई जाती थी, ठीक है। या बड़े बड़े मर्तबान वगैरह मिले हैं, अन्नागार, स्नानागार, जो खुदाई वक्त जो भी चीजें मिली है उससे ही हमें क्या पता चलेगा कि यहाँ पे क्या कुछ था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं, हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है, इन व्याख्या में कैसे कभी कभी बदलाव आ सकता है, ठीक है। तो ये आपके बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, ये अंडरलाइन करना है आपको। सेलखंडी मिट्टी है, लिपि को पढ़ा नहीं जा चुका है, एक श्रृंगी जो पशु है वो मिला है, वो लिपि पर छपा हुआ है, बस, इसमें और कुछ भी नहीं है। अब आते हैं परिभाषिक शब्द, स्थान और काल। ये क्या कह रहे हैं कि सिंधु सभ्यता को या सिंधु घाटी को क्या कहा गया है? हड़प्पा संस्कृति भी कहा गया है। सिंधु घाटी एक ही बात है, इंडस वैली, हड़प्पन सिविलाइजेशन एक ही तो बात है, पर अलग अलग नाम क्यों दिए गए हैं?
तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये सिंधु नदी के किनारे बहुत सारी साइटें मिली थी। जो सिंधु नदी है उसके किनारे बहुत सारी साइटें मिलने की वजह से इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया था। पर इसको हड़प्पा क्यों कहा गया? क्योंकि पहली जो साइट थी वो हड़प्पा थी, हड़प्पन थी। तो इसी वजह से जैसे हम घर में किसी बड़े आदमी के नाम से उस घर को जाना जाता है कि उनके घर जाना है, क्योंकि वो घर का बड़ा है। तो पहले जो साइट मिली है, जैसे पहले पैदा हुआ कोई बच्चा, बड़ा बच्चा होता है, उसके नाम से चीजों को जाना जाता है। तो ऐसे ही हड़प्पा पहले साइट थी, तो इस वजह से। ठीक है। अब कहते हैं संस्कृति शब्द का प्रयोग क्या है? संस्कृति क्या होती है? जैसे हम कह रहे हैं हड़प्पा संस्कृति, ठीक है, ऐसे कहते हैं ना। तो क्या मतलब है इसका? अभी पर्टिकुलरली एक ही भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है, एक ही कालखंड है, एक जैसी चीजें मिल रही है सभी स्थानों पर, तो वो एक आपके कल्चर्स के अंदर ही तो आती है, एक संस्कृति के अंदर ही तो आती है। हमारा एक कल्चर है, सेम चीजें यहाँ पे है, सेम चीजें कहीं दूर है, तो वो एक हमारे कल्चर के अंदर ही आती है। ठीक है। तो ये हमारा कल्चर है, ऐसा हम बोलते हैं। कुछ फेस्टिवल है, कुछ चीजें हैं जो हमारे कल्चर्स के हिसाब से मिलती है। तो संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं, जो वस्तुएं हमें मिली है ना, उनके समूह के लिए करते हैं, जो विशिष्ट शैली के होते हैं, जो एक ही शैली के होते हैं, सामान्यतः एक साथ और एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र और एक ही कालखंड में पाए जाते हैं। वो सारी चीजें जो एक जैसी मिली है, एक ही काल में मिली है, एक ही जो है भौगोलिक क्षेत्र में मिली है, तो उसको एक तरह से संस्कृति कहा गया है। नेक्स्ट है मुहरे, मन के बाट, पत्थर के फलक, ये ईट, ये सारी चीजें इसमें सम्मिलित होती है। बहुत सारी मुहरे मिली है, मुहरे जैसे छाप, एक तरह से स्टैंप जिसको बोलते हैं। मन के मिले हैं, बाट मिले हैं, पत्थर मिले हैं, पत्थर के फलक, फलक मतलब एक मोटे पत्थर को जो तोड़ दिया गया था, और उससे जो फलक निकलते हैं टूटे हुए, एक तरह से फलक बन जाते हैं। ठीक है, उनको तरासा जाता है, कुछ भी चीजें बनाई ली जाती है उनकी, हम पाषाण काल में ही पढ़ते हैं। तो वो फलक यहाँ से मिले हैं। अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिली है और एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित है। ये क्या कह रहे हैं कि काफी लंबी दूरी है। कहाँ? आपके बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और आपके गुजरात में एक जैसी चीजें मिली है, तो वो कहीं ना कहीं संस्कृति का ही पार्ट मानी जाती है। ये चीजें आपको समझाना चाह रहा है। उसके बाद ये आपको बताया गया है कि टाइमिंग क्या था। 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच का टाइमिंग बताया गया है। मोस्टली बहुत अलग अलग टाइम बताए जाते हैं। जो व्हीलर अलग बताते हैं, मार्शल अलग बताते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे अमलानंद घोष के द्वारा अलग टाइमिंग बताया गया है। पर ओवरऑल जो आपकी बुक बता रही है कि 2600 से 1900 ईसा के जो बीच का टाइम है, वो यहाँ के काल का निर्धारण करता है। उसके बाद ये जो संस्कृतियां है, ये पर्टिकुलर 3 पार्टों में डिवाइड की गई है। हड़प्पन सिविलाइजेशन को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहली कौन सी थी? आपकी पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता, दूसरी विकसित हड़प्पा, और तीसरी जो रहेगी वो उत्तरवर्ती हड़प्पा। मतलब एक हम पर्टिकुलर हड़प्पा को पढ़ते हैं, विकसित हड़प्पा को, बट उससे बहुत पहले कुछ चीजें हुई है, वो पूर्ववर्ती, और जब विनाश हो रहा होता है एंड में कुछ चीजें मिलती है, उसको बोलते हैं उत्तरवर्ती हड़प्पा। ठीक है। पर जो ज्यादा हम विशेषताएं पढ़ते हैं वो विकसित हड़प्पा, जो डेवलप हो जाती है चीजें, उसके बारे में पढ़ते हैं। और देखिए ये मन के बाट फलक, ये आपके मन के है, ठीक है, मन के मोती। ठीक है। उसके बाद देखो ये ऐसे इनके अंदर क्षेत्र भी है मन के माला वगैरह बनाने के लिए। ये आपके छोटे छोटे बाट है और ये आपके फलक है। ठीक है। ये जो है आपके, ये फलक है, ये रे। तो ये आपको देखना। आगे चलेंगे। अब एक फेवरेट क्वेश्चन रहता है, ये बहुत बार आता भी है एग्जाम में, बीसी एडी ये वाला, और सभी को पढ़ते पढ़ते पता भी चल जाता है ये बीसी एडी क्या होता है। देखो ये जो बीसी है और ये एडी है, आप 0 पॉइंट इसको ईसा मसीह का जन्मदिन ले सकते हैं। इससे पहले की जो भी डेट होंगी वो बीसी होंगी, और उससे बाद की जो भी डेट होंगी वो एडी होंगी। ठीक है। जो डेट माइनस होती हुई जाएंगी वो बीसी, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। और जो बाद में प्लस होती हुई जा रही है वो एडी। ईसवी लिखते हैं, इसको ईसवी लिखते हैं, और इसको ईसा पूर्व लिखते हैं। जो भी डेट बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले जो माइनस होती हुई जाती है, जिनको हम 100 से पीछे चलते ही जाते हैं, ठीक है, 99, 98, 97 ऐसे करके, तो वो क्या होगी, वो बीसी में आएंगी। 100, 101, 102 वाली जो डेट आएंगी वो एडी में आएंगी। उसके बाद ये क्या कह रहा है
कि इनको क्या बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट इसको बोलते हैं और एडी को बोलते हैं एनो डोमिनी। सीधा डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि इनको क्या बोला गया है। उसके बाद ये दोनों ही शब्द लेटिन भाषा के, ये याद आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है, आजकल कोई चेंज आया है, वहां पे एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई लिखा होता है। कह रहे जो एडी है वहां उसकी जगह आजकल क्या ट्रेंड आया है, सीई लिखा हुआ मिलेगा आपको, और बीसी की जगह बी सी और ई लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा, ये है कॉमन इरा। तो ये वाला वर्ड भी आपसे पूछा जाए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बी सी ई बीसी को और सी ई एडी को, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, इनका अर्थ है कॉमन इरा और बीसी का अर्थ है बिफोर कॉमन इरा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि विश्व में अधिकांश देशों में अब कॉमन इरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। अब ये सामान्य हो गया, कोई स्पेशल पॉइंट नहीं रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है बीपी। बीपी के बारे में क्या कह रहे हैं कि एक नया वर्ड और निकल के आया, बीपी। ये आप बीपी से ये बीपी डाउन वाला मत समझना, ये बीपी है बिफोर प्रेजेंट। ठीक है, जो प्रेजेंट से पहले का जो टाइम है उसके लिए अब बीपी वर्ड भी यूज होने लगा है। बाकी जो है आपका बी से ही ईसा पूर्व, सी ईसवी और बीपी के लिए वर्तमान से पहले वाले शब्द यूज किए गए हैं। तो इस टेबल को आप 1 से 2 बार जरूर पढ़ना है कि बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है, और उसके बाद क्या है बीपी का प्रयोग किसके लिए होता है, सीई का प्रयोग किसके लिए होता है और बीसीई का प्रयोग किसके लिए होता है। 2 बार पढ़ोगे बहुत इजी लगेगा। कॉपी में नोट्स में साइड में लिख सकते हैं जो आपको चीजें नहीं समझ आती। कई बार क्या होता है कुछ चीजें आपको टफ लगती है और आप उसको छोड़ के आगे निकल जाते हो, और ये सबसे माइनस पॉइंट होता है आपका। जो चीजें आपको टफ लगती है उसको 10 बार आप लिख लिया करो, वो वहीं पे याद हो जाएगी। वो चीजें आपको टफ लगे ये कैसे हो सकता है, ठीक है, आप सोचो ये मुझे टफ क्यों लग रही है, तो उसको लिखो बार बार। अभी ये क्या बताया गया है, यहाँ पे आपका सारी की सारी साइट आपको दिखाई गई है, जो भी आपकी साइटें हैं। जैसे ये रही आपकी जो पाकिस्तान में चली गई है, ये बलूचिस्तान में सुतकांगेडोर, मोहनजोदड़ो, आमरी, बालाकोट, कोट दीजी, चहुंदड़ो, सिंध, ये सब आपकी पाकिस्तान में है। ठीक है, गनेरी वाला ये भी पाकिस्तान में है। ये आपका धोलावीरा है। ठीक है, के बाद कालीबंगा, बनावली, ये कहाँ पे आपके राजस्थान में है। ये आपका जो है हरियाणा में है। ये आपका हड़प्पा पाकिस्तान। तो ये सारी साइटें वही है जो जिनकी खोज की गई थी। अब आगे देखिए, अभी कह रहे कि इसका आरंभ कैसे होता है, आरंभ स्टार्टिंग पढ़िए कि आरंभ कैसे होता है। इस क्षेत्र के विकसित हड़प्पा से पहले भी कई सारी संस्कृतियां अस्तित्व में आई है और जो अपने विशिष्ट मृदभांड शैली के संबंध रखती है। कह रहे कि हड़प्पा से पहले और भी संस्कृतियां आई हैं, ऐसा नहीं कि हड़प्पा पहले ही संस्कृति है। अपाषाण काल, मध्यपाषाण, नवपाषाण, ये सब पढ़ के आए हुए हैं। कह रहे बहुत सारी संस्कृतियां और भी आई हुई है, महापाषाण काल संस्कृतियां भी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई पहली संस्कृति है। और हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। यहाँ पे कहते हैं बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी, बहुत बड़ी बड़ी बस्तियां यहाँ पे नहीं मिली हैं, और बस्तियों को जलाए जाने के और त्यागने के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हड़प्पा और विकसित हड़प्पा के बीच का एक क्रम भंग है। बस्तियों को छोड़ देना, कहीं और शिफ्ट हो जाना, चीजें वहां पे अवेलेबल नहीं है, खत्म हो गई है, वहां पे रहने की जगह नहीं रही है, तो बस्तियों को त्यागना और उनको जला देना, तो कहीं ना कहीं क्रम भंग मिलता है ये हड़प्पा का। उसके बाद आरंभिक और विकसित हड़प्पा संस्कृतियों के बीच क्या डिफरेंस है ये बता रहे हैं। विकसित हड़प्पा और आरंभिक हड़प्पा के बीच आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए, सिंध और चोलिस्तान, सिंध और चोलिस्तान कहाँ पे है भाई, पाकिस्तान वाला इलाका रहा है आपका चोलिस्तान का भी, और सिंध भी आपका वहीं पे है। इसमें क्या पूछ रहे हैं आपसे कि कुछ कुछ बस्तियां हैं, वो आरंभिक बस्तियां और विकसित बस्तियां, ये आपको देखनी है। बस्तियों की टोटल संख्या, बस्ती जो होती थी उनकी टोटल संख्या सिंध में 106 थी और चोलिस्तान में 239। आरंभिक जो हड़प्पा स्थल थे वो सिंध में 52 थे और चोलिस्तान में 37 थे। विकसित हड़प्पा स्थल थे ये सिंध में 65 और चोलिस्तान में 136। नए स्थलों पर विकसित हड़प्पा ये 43 और यहाँ पे 132 चोलिस्तान में। त्याग दिए गए, ये यहाँ पे 29 त्यागे गए और यहाँ पे 33 त्यागे गए। तो ये आपका है। बस टोटल इसमें यही कह रहा है कि जब स्टार्टिंग होती है
तो बहुत बड़ी बड़ी बस्तियां नहीं थी, छोटे ही थे, बहुत बड़े बड़े यूं नहीं थे कि शहर है। और कुछ ऐसे थे जिनको छोड़ दिया गया, त्याग दिया गया था। तो वो एक डिफरेंस बताता है पूर्ववर्ती और विकसित हड़प्पा में। अभी निर्वाह के तरीके पूछ रही है। तो निर्वाह के तरीके, जब आप हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तो आपको पता है निर्वाह किससे करते थे। कृषि के साक्ष्य वहां पे मिले हैं, ठीक है। पशुपालन वहां पे मिले हैं, व्यापार वो वहां पे करते थे। तो इसमें क्या बताया गया है कि विकसित हड़प्पा संस्कृति में कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां आरंभिक हड़प्पा संस्कृति अस्तित्व में थी। पहले से जहां आरंभिक थी वहीं पे विकसित होएगी। कोई चीज पहले कम होएगी तभी तो डेवलप होती है, ठीक है। वहां पे जीवन निर्वाह के लिए क्या मिला है, अभी पेड़ पौधे वगैरह से उत्पादक जानवर और मछली आदि भी शामिल थे भाई। वो मांस वगैरह खाते थे, जानवरों को पालते भी थे, दूध वगैरह चीजें भी वहां से मिली है। और जले हुए अनाज के दाने और बीजों की खोज से जो पुरातात्विक आहार संबंधी आदतों के बारे में जानकारी निकालते हैं। जो आपके पुरातात्विक होंगे कौन, पुरा वनस्पतिक, ये वाले जो आपके होंगे पुरातात्विक, ये निकालेंगे जानकारी कि कैस किन वनस्पतियों को यूज किया है, कौन कौन से उत्पादक होते थे। तो ये चीज बताई जा रही है, कुछ ऐसा नहीं है। जो स्पेशली फसलें जो बताई गई है वो कौन सी थी, वो आपकी रहेगी गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल। देखो वैसे तो हम चना चना तो पढ़ते हैं, इसमें स्पेशली एनसीईआरटी में सफेद चना लिखा हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी में सफेद चना लिखा हुआ है। बाजरे के दाने, ये बहुत बार पूछा जाता है, बाजरे के दाने, बाजरा कहाँ से मिला था, गुजरात से। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए थे, चावल जो है कम पाए गए थे, चावल की भूसी वगैरह एक दो जगह ऐसे रंगपुर वगैरह से मिली थी, बट अच्छी किस्म के चावल नहीं मिले थे यहाँ पे। और बाजरे बाजरा पूछा जाए तो गुजरात से। देखो एनसीईआरटी से अलग बहुत सारी चीजें हैं, कुछ कुछ है टॉपिक के अंदर, पर अगर इसमें हम एनसीईआरटी में और चीजों को ऐड करेंगे तो टॉपिक जो आपको टफ लगने लगेगा। एनसीईआरटी को मैं सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा जानकारी इसमें मैं नहीं डालूंगी क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट कर दे। हड़प्पा सेटलों से मिली जानवरों की हड्डियां, मवेशी, भेड़, बकरी, भैंसे, सुअर, ये सब कुछ मिले हैं यहाँ पे। इनकी जो जानकारी है वो पूरा प्राणी विज्ञान, ठीक है। जैसे पूरा वनस्पति उनकी निकालेगा जानकारी, तो ये जो अभी जानवरों के बारे में है वो पूरा प्राणी विज्ञान, ठीक है। वो जो पशुओं को, जानवरों को पालतू करते थे, पालते थे, ये ऐसे ही डाल जैसे जानवर इनके पालतू होते, जिसमें आपका वराह, सुअर भी है, हिरन भी है, घड़ियाल, इन सब की हड्डियां मिली है। ये कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि ये इन चीजों को मांस वगैरह को खुद ही मारते थे जानवरों को, या अन्य आखेटक होते थे वो इसका काम करते थे, इसकी जानकारी नहीं मिली है। लेकिन ये मांस वगैरह खाते थे, वो सब चीजें वहां पे मिली है, हड्डियां वगैरह मिली है। कृषि प्रौद्योगिकी, हालांकि अनाज के दोनों से कृषि की ओर संकेत मिलते हैं। यहाँ पे कृषि के संकेत मिलते हैं पर वास्तविक कृषि विधियां जो है उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ये फसलों को कैसे उगाते थे इसकी जब लिपि समझ नहीं आई तो ज्यादा जानकारी कृषि के बारे में नहीं है कि क्या करते थे वो उसका छिड़काव करते थे बीजों का, या फिर वहां पे एक जो पशु मिला है वृषभ, जिसको एक बैल से उसके कंपैरिजन किया गया है, क्या वो बैल से हल जोता करते थे, बीज बोया कर, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। पर कहीं ना कहीं पुरातात्विक ने जो सोर्सेज में अपने बताया है, उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे जुते हुए खेतों के साक्ष्य जरूर मिले हैं कालीबंगा से, ठीक है। जुते हुए खेतों के साक्ष्य, वृषभ के विषय में जानकारी, खेत जोतने में, ये खेत को जोता करता था, ये जानकारी मिली है। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली से मिट्टी के हल मिले हैं, प्रारूप मिला है। पर्टिकुलर पूरा बड़ा हल नहीं मिला है, खिलौने टाइप में। आपको पता है बनावली से एक खिलौना मिला है बच्चों के जैसे खिलौना टाइप, तो इसका मतलब कुछ बड़ी चीज भी थी अगर खिलौना, अगर छोटा मिला है तो, ठीक है। तो ये कहाँ से मिला, बनावली और चोलिस्तान से। चोलिस्तान पाकिस्तान में है और आपका जो बनावली है ये हरियाणा में। तो यहाँ से मिट्टी के हल्के साक्ष्य बने हैं। उसके बाद जुते हुए खेतों के साक्ष्य जो है आपके कालीबंगा से मिले हैं। वहां पे नालियां बनी हुई थी, जो ये पता चल रहा था कि बहुत सारी अलग अलग दो तरह की फसलें होती थी। नालियां, नालियां किस टाइप की, जैसे जो खेतों को ऐसे एक तो एक साइड से जोता जाए, ठीक है, ऐसे हल सीधा लेके आ रहे हैं, फिर हल को घुमा दिया जाए इस साइड से, ऐसे बन के जो है नालियां बनी हुई, जिससे पता चल रहा था कि दो फसलें जो है, फसलों को चेंज करके बोया जा रहा था या अलग अलग फसलें उगाई जा रही थी, ठीक है। औजार मिले हैं,
फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास किया गया है। उसमें क्या बताया कि लकड़ी के हत्थे को बैठाए गए पत्थर के फलक प्रयोग करते थे और फिर वे धातु के औजारों का प्रयोग करते थे। इसमें क्या कुछ है, ज्यादा नहीं है इसके अंदर, यही बताया गया है कि स्पेशल तो नहीं पता कृषि कैसे होती थी। आपसे सीधी स्टेटमेंट ये कि कृषि क्या वहाँ पे बीजों का छिड़काव होता था, क्या वहाँ पे वो होता था, पर स्पेशल नहीं पता किसी चीज के बारे में। पर ये पता कि बैल मिले हैं वहाँ पे। बैलों से ऐसा माना गया कि जो है खुदाई होती थी, जुताई होती थी, और इसके साक्ष्य कालीबंगा से मिली है। कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य और नालियां बनी हुई मिली। तो ये जानकारी हमें मिली। उसके बाद जो नालियां होती, नालियां मीन्स घरों की नालियां नहीं, खेतों की नालियां, वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। जो जो औजार यूज हुए थे वो क्या थे, जो लकड़ी का तो हैंडल बना होता है, उसके जो नीचे थे वो पत्थर का यूज किया होता है। जैसे अभी लोहे का होता है तो तब आपका पत्थर का यूज होता था, बाद में धातु का भी यूज होने लगा। जो एरिया होता था वो कैसा होता था, हड़प्पा का जो भौगोलिक एरिया होता था कृषि के लिए, कैसी जलवायु होती, तो शुष्क या अर्ध शुष्क लिखा होता, ठीक है। शुष्क या अर्ध शुष्क, जिसमें काफी सिंचाई की जरूरत होती थी। और नहरें तो कहीं मिली नहीं, सिर्फ अफगानिस्तान के सोर्तगुई से नहरों के अवशेष मिले हैं। उसके अलावा कहीं से नहरों के अवशेष नहीं मिले हैं। कुओं से सिंचाई होती थी, ये आपको याद रखना, हड़प्पा में कुओं से सिंचाई होती थी। नहरों के ज्यादा साक्ष्य नहीं है, अफगानिस्तान के सोर्तगुई से ही वहां पे मिलते। देखिए, ये अर्धशुष्क होते थे जहां पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी। अफगानिस्तान में सोर्तगुई नामक स्थान था ये, यहाँ पे हड़प्पा स्थल से नहरों की जो है अवशेष मिले हैं। और परंतु पंजाब और सिंध से नहीं मिले हैं। प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जा सकता है। अतिरिक्त धोलावीरा में जो हमने पढ़ा, जब हम धोलावीरा साइट पढ़ते हैं तो वहां पे काफी परसेंट एरिया पे पानी मिलता है, पानी जल संचय है। तो एक धोलावीरा ऐसा था जहाँ सबसे ज्यादा पानी मिलता है, जल का संचय मिला। तो यहाँ पे गुजरात में है ये धोलावीरा आपका। यहाँ से जलाशय का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। तो सबसे पहले जल संचयन के साक्ष्य धोलावीरा से मिलते। के बाद ही आपको जार दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं इनको। अब ये कह रहे कि पुरा वस्तुओं की पहचान कैसे की जाती थी, ठीक है। पुरावस्तु की पहचान तो यहाँ पे स्पेशल है, चक्की की बात कर रही है इसमें पुरावस्तु में। ये भाई एक चक्की मिली है जिसको जमीन में गाड़ दिया जाता था, ठीक है। उससे ऐसे पीस के अनाज वगैरह भी पीसा जाता था, जड़ी बूटियां भी पीसी जाती थी। तो दो तरह की चक्कियां मिली है, उनके पत्थर भी अलग तरह के थे, तो वही। तो सबसे पहले अवतल चक्कियां बड़ी संख्या में मिली है, ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त एकमात्र साधन यही था। और ये चक्कियां कठोर कंकरीली अग्निज अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित थी। आमतौर पर अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं, कहते हैं कि काफी प्रयोग इनका हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। उसके बाद जो है दो मुख्य प्रकार की चक्कियां मिली हैं, मेनली दो मुख्य प्रकार की। क्या, पहली तो जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था, ठीक है। ऐसे पत्थर आगे पीछे ऐसे सिलवट्टे की तरह नहीं करते, ऐसे करके जो चला रगड़ रगड़ लगा के खोखला हो गया था। उसके बाद एक थी जड़ी बूटियों को पीसने के लिए, जो सालन या तरी से बनाने के लिए, जड़ी बूटियों मसालों के कूटने के लिए थी। इन दोनों पत्थरों को हमारे श्रमिकों के द्वारा, ये जो पत्थर यूज हुआ इनको सालन पत्थर का नाम दिया गया है, जो ये जड़ी बूटी यूज हो। बावर्ची जो है एक यही पत्थर रसोई के प्रयोग के लिए संग्रहालय से उधार मांगा है। अर्नेस्ट मेके फर्दर एक्सकेवेशंस एंड मोहनजोदड़ो 1937 में इसने ये चीजें, ये वाली बातें कही है, ठीक है। अपने एक लेख में मैके ने ये चक्कियों वाली बात बताई है कि भाई एक अवतल चक्की होती थी, उत्तल चक्की होती थी, उसको जमीन में गाड़ दिया जाता था और नीचे वाला पत्थर खोखला मिला है। और ये जो पत्थर है जो जड़ी बूटी वाली के लिए यूज करने वाली जो चक्की थी, वो जो उसका यूज किया जाता था वो किसके लिए किया जाता था, ये सॉरी उसका जो पत्थर था वो सालन पत्थर था। बाकी तो बहुत सारी मिली है जो बलवा पत्थर की थी, पत्थर की थी, कंकरीली ईंट वगैरह की बनी हुई थी। बट जो स्पेशल जड़ी बूटियों वाली थी वो सालन पत्थर से बनी हुई थी। ये आपका धोलावीरा का दिखाया गया है। नेक्स्ट है आपका मोहन। देखो मोहनजोदड़ो साइट एक फेमस साइट मानी जाती है और बहुत ही बड़ी साइट का मतलब यहाँ पे काफी विशेषताएं मिलती है जब हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या था, हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास हुआ। एक केंद्र मोहनजोदड़ो था जिसको
सूक्ष्म तरीके से देखें तो ये सबसे प्रसिद्ध स्थल रहा है, पुरास्थल। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा था, और सेकंड नंबर पे जो मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त कर दिया था कि स्टार्टिंग में वहां पे जब वो खोजा गया तो उसकी खुदाई की तो उन्होंने कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और उस पर क्या कर दिया, रेलवे ट्रैक बना दिया था, सारा जो वो उजाड़ दिया था। पर वो सही अवस्था में नहीं मिला था, मोहन कहीं ना कहीं सही अवस्था में मिल गया था। तो ये जो है आपको पता है कि अक्सर हम पढ़ रहे हैं कि दो पार्टों में डिवाइड था। ये साइटें थी जो हम पढ़ते हैं, दो पार्टों में डिवाइड थी। ये जो पश्चिम वाला एरिया था ये दुर्ग होता है, और ये जो पूर्व वाला एरिया होता है, ठीक है, ये एक तरह से क्या होता है, एक ऊंचे वाला और एक नीचे वाला, ठीक है, तो ये नगर होता है। ये जो है पूर्व में होएगा, ये पश्चिम में। ये ऊंचा होएगा और छोटा होता है, ऊंचे टीलों पर बना होता है, छोटा होता है, कि इसमें खास लोग रहते हैं, पुरोहित वगैरह, जो भी राजा जो भी थे। और यहाँ पे जो थे आम लोग रहते थे। ये नीचे था और बड़ा था, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते थे, यहाँ पे कम लोग रहते थे। तो यही आपको कह रहा है कि बस्ती दो भागों में विभाजित थी, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था, दूसरा कहीं अधिक बड़ा और नीचे बना हुआ था। तो यही आपको दिखा रहा है, ये छोटा ऊंचाई पे बना था, और ये बड़ा ना, ये नीचे से ही स्टार्ट हो रखा और फैला हुआ ज्यादा था, ठीक है, तो ये नीचे से स्टार्ट हो रखा और ज्यादा बड़ा था। तो ये दुर्ग था आपका, और ये आपका आम जो नगर थे वो, ठीक है, ये टीले पर था, ये आम बेसमेंट बेस पे बना हुआ था। तो ये सारे के सारे जो नाम लिखे हैं ये रोमन लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, खोज की थी, हमें नहीं पता। वही चीजें हैं, दुर्ग है, निचला शहर है, ये सब नाम है, ऊंचाई पर है, दीवारों से घिरे होते। ये खास बात है कि बहुत सारी साइटें जब आप पढ़ते हो, किसी का दुर्ग पूरा किलेबंद था, तो किसी के दोनों ही उचला और निचला दोनों ही किलेबंद थे, किसी में सिर्फ दुर्ग किलेबंद था। तो तब डीप में इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो ये चीजें जरूर पढ़नी होती है कि कौन सा क्या था और कौन सा क्या नहीं था। बहुत सारे ऐसे थे जो दोनों पूरे के पूरे एक दुर्ग से घिरे होते थे, बहुत से ऐसे थे अलग अलग दुर्ग से घिरे, दुर्ग मीन्स किले बने होते थे, ठीक है, बाहरी दीवारें, कोई बाहर से अटैक ना कर सके। मेनली तो क्या होता था, ऊंचे टीले पर बने होते थे, खास लोगों के लिए थे, इसलिए कि किलेबंदी कराई जाती थी, खास लोग, पैसे वाले लोग। आम लोग जो होते थे उनकी कौन केयर करता है, उनके लिए कम ही किलेबंद बस्ती बनाई जाती थी, कोई आए बाहर से अटैक करे, ज्यादा प्रॉब्लम। पर कुछ शहर कुछ स्थल ऐसे मिले हैं जहाँ पे आम लोग जो थे उनके भी किलों को, के भी शहरों को किलेबंद कराया गया था। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी। के बाद नेक्स्ट है, पिछले शहर अलग के कह रहे कि दुर्ग को दीवार से घेरा गया था। जो ऊपर मैंने अभी बताया ना, इसको दीवार से घेरा था, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया। निचला शहर भी दीवार से घिरा गया था। इसके अतिरिक्त कई सारे भवन, चबूतरे, ये सब बनाए गए थे। चीजें मैंने आपको बता दी है। कोई भी चीज ऊंचे टीले पर बनेगी तो कितना सारा पैसा खर्च होगा, कितने सारे मजदूर लगेंगे। इसमें यही बता रहे हैं कि इतना सारा काम करने के लिए, इतनी ऊंचाई पर बनाने के लिए, एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घने अगर मिट्टी ढोएगा, अगर एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घने मीटर मिट्टी ढोता है, तो आधार पर मात्र मतलब हम हिसाब लगाए 40 लाख श्रम दिवसों, अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी। ये चीजें आपको बता रही कि इतना सारा मेहनत और इतनी सारे श्रमिक की जरूरत पड़ी थी। उसके बाद भवन निर्माण कार्य चबूतरे पर एक निश्चित क्षेत्र में सीमित था, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि बस्ती का नियोजन किया गया था। कह रही पहले बस्ती बनाई जाती थी, फिर उसके आसपास जो सारी चीजें है वो तैयार की जाती थी, जैसे धूप में जो है सुखाकर मिट्टी वगैरह ईंटें बनाई जाती थी। नालों का निर्माण है, नालियों के लिए स्पेशली एक नियोजन के लिए, एक सफाई के लिए माना ही जाता है हड़प्पा को। हम हड़प्पा को, सभ्यता को मेसोपोटामिया से भी एक नियोजन व्यवस्था की वजह से ही डिफरेंट बता सकते हैं कि यहाँ की जो चीजें क्या थी, एक सिस्टमेटिक थी, और जो हम मेसोपोटामिया पढ़ते हैं वहाँ की जो सिस्टमेटिक नहीं, घर, नालियाँ, शहर, वो सब, ठीक है। तो यहाँ पे जो था स्पेशली नालियों के लिए बातें की गई है कि अनूठी विशेषताएं है ये नालियों। जल निकास प्रणाली थी। यदि आप निचले शहर के नक्शे
देखें तो आपको यह जान पड़ेगा कि सड़कों तथा गलियों के लगभग एक ग्रिड पद्धति थी, ठीक है। ग्रिड पद्धति थी मतलब ऐसे नालियां फिर ऐसे निकल गई, एक ग्रिड पद्धति बनी हुई थी। नालियां एक दूसरे को समकोण पर काट रही थी, जहां भी इधर से भी नाली आ रही है इधर से भी आ रही है, मतलब घरों की दीवारों के साइड साइड नालियां चलती थी। पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था, फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया। क्या कह रहे हैं, पहले नालियां गलियां, उसके साइड में ही नालियां, फिर आपके घरों को बनाया गया था, एक सिस्टम से चीजों को बसाया गया था, ठीक है। गंदे पानी जो, यदि घरों में गंदे पानी को नालियों और जोड़ से जोड़ना था तो प्रत्येक घर को कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना जरूरी था। मतलब घर की एक दीवार जो है वो गली से सटी होनी जरूरी थी, क्यों, क्योंकि वहां पे नालियां निकाली गई। कुल मिला के वही आप नॉर्मल इमेजिनेशन कर सकते थे कि जो घरों के बाहर छोटी छोटी नालियां और जैसे मेन सड़क आती थी तो बड़ी बड़े नाले आ जाते थे, और वो बड़े बड़े नाले जो होते थे वो एक उससे ढके होते थे अच्छे तरीके से, ऊपर वाले जो है स्लैब टाइप से होती है, ढके होते थे। और फिर वो सारा पानी इन बड़े नालों से होता हुआ बाहर किसी हौज में जाकर गिरता था, ठीक है। तो घर गांव का सारा जो है पानी गंद सब बाहर जाता था, गांव में गंदगी आके ये देखो, ये नाली आपको कितनी बड़ी है, इसमें ना पूरा एक इंसान खड़ा हुआ सामने से दिख रहा, उससे भी ऊंची है, तो इतनी ऊंची ऊंची नालियां होती। ये कह रहे हैं, इसमें स्पेशल बॉक्स में क्या लिखा हुआ आपके लिए कि अधिकांश हड़प्पा जो बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिम तथा एक लेकिन एक निचला पूर्वी भाग होता, ये हमने पढ़ लिया। ये तो एक पश्चिमी भाग होता था छोटा और ऊंचा, और एक बड़ा और निचला पश्चिमी भाग, सॉरी पूर्वी भाग होता था। ये निचला शहर, ये ऊंचा शहर। तो आगे क्या कह रहे, धोलावीरा तथा लोथल जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी। ये कह रहे हैं कि जो लोथल और धोलावीरा था ना, वहां पे पूरी बस्ती को किलेबंद किया गया था तथा शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेरे कर अलग किए गए थे। और लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था, पर कुछ ऊंचाइयों पर बनाया गया था। लोथल में जो है वो दीवार से घिरा हुआ। ये कह रहे हैं कि यहाँ के जो शहरों को ना किलेबंद किया गया था, ठीक है, और अलग अलग शहर जो होते थे ना उनको भी किलेबंद किया गया था। स्पेशल लोथल और धोलावीरा की बात कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे है, गुजरात। उसके बाद गृह स्थापत्य, अब गृह प्रवेश आ रहा है अभी आपका। तो क्या होता है इसमें, सिर्फ आपको माइंड मतलब एक पिक्चर्स बना लेनी है, माइंड में एक पिक्चर्स बना लेनी है। देखो ये आपको पूरा एक डायग्राम है आपका, पूरा क्या बोलते हैं उसको, आर्किटेक्चर के द्वारा तैयार किया हुआ आपका एक मैप है घर का। तो ये आपको सीधा नहीं देखना, ये बिल्डिंग नहीं है, ये लेटा रखा है, इनके मुंह पर उठा रखे है, ये नीचे की तरफ है घर। तो आप ये मत सोच रहे ये कोई बिल्डिंग है इतनी ऊंची, ऐसे नहीं है, इनको ऐसे स्पार्ट तरीके से दिखा रखा। अब आपके सामने तो बोर्ड खड़ा हुआ है, बुक में देखो आप सब समझ आ जाए। तो ये क्या है भाई, इसमें ये बता रहा है, मैं आपको समझा देती हूँ कि यहाँ पे जो घर है वो कैसे होते थे। घर में क्या होता था, सबसे पहले आप एंट्री करोगे, सामने एक दीवार मिलेगी आपको, आप सीधे घर में एंट्री नहीं कर सकते थे कि आपके मुंह के सामने एक दीवार बना रखी थी, ठीक है। उसके बाद आपके इधर साइड में एक आंगन था, पहले दीवार, दीवार के बाद ही आप इधर क्रॉस करके एक आंगन में जा सकते थे। आंगन में खाना बनता था या फिर कताई वगैरह होती थी। उस आंगन के तीनों तरफ क्या होते थे, कमरे हुआ करते थे। पर्टिकुलर कोई कमरा ऐसा भी होता था जिसकी एंट्री बाहर से ही हो जाए, क्योंकि किसी किसी घर में कुआं होता था जो राहगीर के यूज के लिए होता था, ठीक है। फिर अपनी एक रसोई भी होती थी और दो तरफ सीढ़ियां होती थी। एक तरफ सीढ़ियां इस तरह से भी होती थी कि दूसरों की घर पे जाके लग जाती थी। तो आम बात है, आपको पता है कि हम अपनी सीढ़ियों से, जब पुराने घर होते थे छतों पे चढ़ते हैं, ठीक है, तो साइड वाली जो छत है वो बिल्कुल मैच होती थी, कई बार तो बिल्कुल दीवार की साइड में से ही सीढ़ियां चढ़ती थी। तो वही चीजें हैं, और हम एक दूसरे की छत से सटे होते थे, आपस में इजीली बात कर सकते थे। वही चीजें आपको बता रहे हैं, ये आप पढ़ लेना। मैंने आपको एक अच्छे से बता दिया है कि किसी भी घर में खिड़कियां, बेसमेंट जो नीचे होता है ना, निचले वाला जो फर्स्ट बिल्डिंग होती थी, वहां पे खिड़कियां नहीं होती थी, गली में ना झांक सके, गली वाला अंदर ना झांक सके। स्पेशली ये याद रखना है कि खिड़कियां नहीं थी। बाकी और चीजें मैंने आपको बताई दी है। ईंटों के फर्श से बना होता था, स्नानागार होता था,
जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से नालियां हम पढ़ ही चुके हैं। कुछ घरों जिसके तल या छत पर जाने हेतु बनाएगी सीढ़ियां। और क्या था, कुएं, कुएं के बारे में मैंने बता दिया कि कुआं होता था और ऐसे घर में होता था या ऐसे कमरे में होता था जहां से बाहर से एंट्री हो सके कि राहगीर भी पानी वानी पी सके। लगभग जो है मोह 700 कुएं के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। यहाँ पे नालियों के बारे में मेके बता रहा है कि नाली कैसी होती थी, कैसे सफाई होती थी। मैंने अभी जो हमने पढ़ा है कि पहले छोटी नाली, फिर बड़े बड़े नाल, और फिर उनको ढका होता था इस तरीके से। और ये चीजें इसमें अर्नेस्ट मेके अर्ली इंडस सिविलाइजेशन में अपनी चीजों को बता रहा है। इसमें अर्ली इंडस सिविलाइजेशन 1948 में अर्नेस्ट मेके ने ये बात इसमें बता दी है। ठीक है। नेक्स्ट है, ये जो दुर्ग है के बारे में क्या बता रहा है। स्पेशली मोहनजोदड़ो की बात पढ़ रहे हैं ना, तो मोहनजोदड़ो में जब आपने पढ़ा है, एक विशाल अन्नागार और एक बड़ा सारा स्नानागार है। काफी चर्चे इसके मिले हैं, माल गोदाम इसको कहा गया। तो ये कहाँ से मिला है, एक बड़ा सा अन्नागार, बड़ा सा स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। तो वो ही इसके अंदर बताया गया है कि जो बड़ा सा स्नानागार होता था, उसके जो दो साइड, उत्तर और दक्षिण की साइड सीढ़ियां लगी हुई थी नीचे उतरने के लिए। एक उत्तर, कोई भी स्नानागार है, देखो ये आपका जैसे स्नानागार बना दिया, लाइक स्विमिंग पूल, इधर से भी, उत्तर से भी एंट्री थी अंदर जाने की, जैसे सीढ़ियां बनी हुई, और इधर से भी एंट्री थी, सीढ़ियां बनी हुई। ठीक है। और जो पानी जो साफ करना होता ना, निकालना होता था, वो यहाँ पे नाली बनी, दक्षिण से पश्चिम की तरफ पानी साफ करने के लिए खाली किया जाता था। ठीक है। और यहाँ पे जो है उसका जिप्सम का प्रयोग किया गया था, जो चिकना होता था, जिससे पानी का रिसाव नहीं होता था। उसके बाद कहते हैं कि इनके आसपास कमरे बने हुए थे, स्पेशली किसके लिए, कपड़े वगैरह चेंज करने हो, आपको रहना हो। और यहाँ पे स्नानागार भी बने हुए थे, 30 स्नानागार बने हुए थे कि भी आपको यहाँ नहीं नहाना है, कंफर्टेबल नहीं है, तो आप वहां जाके नहा सकते हो। ये चीजें भी यहाँ बनी हुई, तो कहीं ना कहीं इसको एक किससे जोड़ा हुआ है, अनुष्ठान से जोड़ा हुआ है, अनुष्ठानिक धार्मिक चीजों से, धार्मिक कार्य होते थे। क्या होता था कि जब भी कोई ऐसे धार्मिक अनुष्ठान होते थे, तो ये स्नान करने जाते थे, जैसे हम आम पढ़ते हैं हर जगह, जैसे हरिद्वार है, सब जगह पे के लिए पढ़ते हैं, इसकी जो है उस करके एक कमलताल से भी की गई है इस स्नानागार की। तो वही इसमें बताया गया है कि जो अन्नागार था पहले, ये जो अन्नागार, माल गोदाम, ये क्या था, ये ईंटों, नीचे से तो ईंटों का बना हुआ था, ऊपर से मिट्टी का। अब मिट्टी वाली चीज तो नष्ट हो गई, ईंटें वाली नीचे से मिली, कि इसमें लिखी हुई है आपके कि जो ईंटों वाला है वो बच गया, बाकी नष्ट हो गया। स्नानागार हमने पढ़ा अभी, स्नानागार आंगन में बना हुआ एक आयताकार जलाशय और चारों ओर गलिहारे से घिरा हुआ था। गलिहारे तो मिलेंगे भाई, आप जब मेन रोड पे तो था वो, अंदर गलियों में तो नहीं, आसपास एंट्री करने के लिए गलियारे थे। और गलिहारों से घिरा हुआ था। जलाशय के तल तक जाने के लिए उत्तर और दक्षिण भाग में सीढ़ियां बनी हुई। जलाशय के किनारे पर ईंटों को जमाकर तथा जिप्सम के गारे का प्रयोग किया गया था, इसे जलबंद किया गया हो। इसके तीनों ओर कक्ष बनाए गए थे, जिसमें से एक बड़ा कुआं भी था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में वहां जाता था। इसके उत्तर एवं दक्षिण गली और अपेक्षाकृत छोटी। 8 स्नानागार बनाए हुए थे, कमरे भी थे, अभी मैंने बताया कि स्नानागार भी इन्होंने बनाए हुए थे अपने कंफर्टेबल के लिए, आप वहां नहा सकते हो, आप सबके सामने नहीं नहा सकते। एक गलियारे के दोनों ओर चार चार स्नानागार थे, ऐसे जैसे दो गलियारे थे ना, तो कह रहे हैं कि चार चार स्नानागार, चार इधर थे और चार इधर थे, ऐसे बना रखे। उसके बाद एक नाले में मिलती थी, बाद में क्या होता था, नालियां गलियारे के साथ साथ बने एक नाले में मिल, एक बेसिक सी चीज है कि बहुत सारी नालियां एक बड़े से नाले में जाके मिल जाती थी। इस संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इनके मिलने से इस बात को स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी प्रकार के विशेष अनुष्ठानिक स्थान के लिए किया गया। तो अनुष्ठानिक स्नान मतलब कोई भी धार्मिक कार्य होते हैं, तो वही सिंपल सी बात है जो मैंने आपको बताई कि ऊपर नीचे सीढ़ियां थी, जिप्सम का प्रयोग किया गया था, गलिहारे, आसपास इसके गलिहारे थे क्योंकि तभी तो लोग आ जा सकते थे। और उनके दोनों तरफ चार चार कमरे बने हुए थे। ठीक है। बड़ा सा स्नानागार थे 3, और वहां पे एक बड़ा कुआं भी था कि वहां से पानी लेके आप नहा लो, आपको
पानी अब वहां से लाने नहीं पड़ेगा। ये सारी चीजें इसके अंदर थी और सारी नालियां एक नाले में जाकर मिली। और इसका जो संबंध दर्शाया गया है वो अनुष्ठानिक स्नान से भाई बड़े बड़े लेवल पे यहाँ फंक्शन होता है। अब आता है स्वाधान की बात। ठीक है, स्वाधान भी इम्पोर्टेंट है भाई। इसमें क्या है, एक मिनट। स्वाधान, किसी के मरने के बाद उसको दफनाया जाए, तो यहाँ तीन तरह के समाधान थे जब आप पढ़ते हो, पूर्ण, आंशिक और दाह संस्कार। सब जगह अलग अलग पाया गया था। समाधान में क्या कह रहा है यहाँ पे, किसी संस्कृति की विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं थी। सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं थी, सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते थे। इन्हीं विधियों से के लिए एक समाधान का भी अध्ययन किया गया है। आप समझते हैं मिस्र के विशाल पिरामिडों, जिसमें से कुछ न कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, से परिचित है। कह रहे कि जो मिस्र सभ्यता थी वो किसके समकालीन थी, वो आपकी हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी। और आप कहीं ना कहीं उसके बारे में जानते हो कि बड़े से पिरामिड होते थे, उसमें राजाओं को दफनाया जाता था, तो ढेर सारे जो है बड़े बड़ी चीजें उनके साथ दफनाई जाती थी। बट यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है वहां पे क्या मिला है, समाधान तो मिले हैं यहाँ पे, और युगल भी मिले हैं, और बहुत सारे इकट्ठे भी मिले हैं, पर क्या मिला है कि बहुत ज्यादा महंगी चीजें उनके साथ नहीं दफनाई। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट मिला है कि कुछ लोगों के साथ थोड़ी सी महंगी धातु वगैरह, मणि वगैरह थी, ये क्या बोलते हैं, मनके वगैरह थे, और कुछ लोगों के साथ सिंपल तांबे की, कांसे की चीजें थी। तो कहीं ना कहीं वो एक उनके सामाजिक जीवन पर ये डालती है कि थोड़ा सा गरीब और अमीरी थी यहाँ पे। ये चीजें आपको इसमें समझनी है। तो यही इसके अंदर सारा का सारा इसमें बताया गया है कि ये 1980 के दशक के मध्य हड़प्पा के कब्रिस्तान में, 1980 के दशक के मध्य हड़प्पा के कब्रिस्तान में उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप संख के तीन छल्ले, जैस्पर और मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनके बना हुआ आभूषण मिला। ये सब चीजें मिली है, छल्ले है, जेस्पर है, मनके है, तांबे का दर्पण है। ये तो स्पेशली आपसे पूछा जाता है एक बार एग्जाम में भी, एक तांबे का दर्पण, ये कहाँ से मिला, हड़प्पा से। स्पेशली किस चीज का मिला, कहाँ सा लिखा है, तो तांबे का, तांबे का मिला है दर्पण, शीशा, मिरर, हड़प्पा से मिला है ये। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है उस पैराग्राफ में जिसमें सिर्फ यही बताया गया है कि सामाजिक और आर्थिक चीजों में थोड़ा डिफरेंट बताया गया है। पर बहुत ज्यादा अमीर या बहुत ज्यादा बढ़िया वाली चीजें, बहुत ज्यादा आलीशान चीजें नहीं होती थी, जैसे मिस्र में हमने पढ़ा है नॉर्मल चीजें थी। थोड़ा सा फर्क था, थोड़ा गरीब अमीर में यही पता चल जाता था कि उसमें तांबा और कांसा था, और इधर जो था लाजवर्द वगैरह या कुछ मनके वगैरह होते थे, जो रोहित वगैरह या थोड़े से अमीर लोग, बस ये था। अब ये विलासिता के बारे में, विलासिता जो है थोड़ी आराम की चीजें होती हैं, खोज डेली रूटीन में होने वाली चीजें, चाहे वो आपकी कंपलसरी हो या फिर आपकी विलासिता में आती चीजों की भी खोज हुई है, जिसमें स्पेशली ये बताया गया है कि मोटे तौर पर जो रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने वाली चीजें थी, जैसे पत्थर, मिट्टी, और सामान्य तौर पर बनाए गए जैसे चक्किया है, मृद भांड है, सुइयां है, झावा, झावा क्या होती है, छोटी सुई होती है, बड़ी वाली सुई होती है, या सुआ वगैरह कुछ बोलते हैं। तो ये वाली जो चीजें, ये आम रोजमर्रे की जिंदगी की चीजें हैं जो मिली, ठीक है। बट कुछ कीमती चीजें हैं जो दुर्लभ और महंगी होती थी, और मतलब हर जगह नहीं मिलती, जो सब जगह नहीं मिलती है, दूर दूर से मंगाई जाती है, तो उनके रेट ऑटोमेटिक बढ़ ही जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं क्या आती है, वो महंगी चीजों में आती है, ठीक है, जो कीमती और दुर्लभ हो। तो इनमें सबसे पहले क्या था, इस प्रकार फ्यांस, घिसी हुई रेत, बालू, रंग आदि चिपचिपे पदार्थों से मिश्रण प्रकार बनाया गया पदार्थ के छोटे पात्र। ये क्या होता है, फ्यांस एक पर्टिकुलर वो होता है मिश्रण, ठीक है, और इससे एक चीज बनाई जाती थी, जो भी चाहे कोई भी पात्र बनाया जाए तो वो बहुत महंगा बिकता था। जैसे फ्यांस से बना हुआ ये पात्र है। अब फ्यांस क्या था, ये क्या था, एक तो इसमें क्या गिरता था भाई, रेत होती थी घिसी हुई, इसके साथ और क्या ऐड होता था, बालू, बालू पत्थर वगैरह, और रेत हो सकता है या बालू हो सकता है, कुछ भी हो जाए। उसके साथ एक कलर लेते थे, कलर, रंग डालने के लिए चीजों को भी कलर आ जाए उसमें। और उसके साथ एक चिपचिपा पदार्थ होता था जो इसको क्या करता था, चिपकाने में हेल्प करता था। तो उस चिपचिपे का नाम तो नहीं आ रहा, पर चिपचिपा कोई पदार्थ होता था। इन सबको मिक्स करके क्या करते थे,
इन सबको मिक्स करके एक बड़ा सा जो है पात्र बनाया गया, एक जो है पात्र बनाया गया था। तो चिपचिपे को जो है मिक्स जो चीजें हैं वो क्या बोलते हैं, इसको कुछ तैयार किया जाता था जो बहुत महंगा मिलता था। तो ये एक पात्र मिला है और इसमें क्या था, कुछ सुगंधित वगैरह चीजें डाली जाती थी। तो यही चीज आपको बता रहा है कि फ्यांस से बना एक पात्र मिला है। फ्यांस महंगी धातु होती थी और ये किस चीज से मिलकर बनी थी, ये आपके बालू से, रेत से और चिपचिपे मिश्रण से मिलकर बनी थी। उसके बाद नेक्स्ट है, ये छोटे होते थे पर कीमती होते थे क्योंकि इनको बनाना कठिन होता था। रोजमर्रा के प्रयोग के लिए तकलिया और फ्यांस जैसी वस्तुएं, तकलिया जो फ्यांस जैसी दुर्लभ पदार्थ से बनी है मिलती थी। क्या हम इनका वर्गीकरण उपयोगी और फिर विलास की वस्तु के रूप में कर सकते हैं? ये कुछ नहीं कह रहा, बस आपको ये समझना रोजमर्रा की चीजें वो आम होती थी पर कुछ चीजें महंगी होती थी तो वो रोजमर्रा के लिए पर महंगी होती थी। इसमें स्पेशली वो पात्र आपको दिखाया गया है जो फ्यांस से बना हुआ था। फ्यांस से जो भी चीजें बनी होती थी वो महंगी मिलती थी। और बाकी रही सोना, सोना भी बहुत ही रेयर मिलता था। सोना भी जैसे आज के टाइम में थोड़ा महंगा होता है, महंगी चीज मानी जाती है, उस टाइम भी सोना दुर्लभ ही मिलता था। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, चार ऑप्शन आपसे दिए जाए कि कौन सी वस्तु नहीं मिलती थी और उसमें सोना ऐड कर दिया जाए, और बाकी तांबा है आपका, और ये क्या बोलते हैं स्नानागार है, अन्नागार है, कोई चीजें भी पूछ ली तो आप सोने को बोलोगे, सोना नहीं। एक ऑप्शन उसमें से आपको देना है, ठीक है। हालांकि सोना मिलता था पर बहुत ही दुर्लभ, कीमत भारी मात्रा में चीजें, कीमत ज्यादा होती थी। यही चीज इसके अंदर लिखी हुई है। ओके। बाकी फ्यांस से जो बने लघु पात्र थे वो थोड़े से महंगे होते थे। और फ्यांस से जो बने लघु पात्र जो संवत है सुगंधित द्रवों के पात्रों के रूप में इत्र वगैरह के लिए यूज होता था। ये वाला जो फ्यांस का है, इत्र वगैरह, अब इत्र तो नहीं है, इत्र तो उड़ गया, अभी खाली बर्तन ही मिले थे। जो अधिकांश जो महंगी चीजें होती थी ना वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से ही प्राप्त हुई है, वहीं के लोग यूज करते थे। कालीबंगा जैसी छोटी बस्तियां इनका बिल्कुल प्रयोग नहीं करती थी। और संवतः जैसे सोना वगैरह है वो भी इन छोटी बस्तियों में उसका भी प्रयोग नहीं होता था। ये सारी चीजें आपको समझ आ गई। फ्रांस महंगा था, मुश्किल से मिलती थी तैयार चीजें, सोना भी थोड़ा महंगा था तो उसके लिए भी दुर्लभ और कीमत ज्यादा थी। उसके बाद जो है ज्यादा महंगी चीजें वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिलती थी। जो ये आपका कालीबंगा, यहाँ से सोना या फ्यांस की कोई चीज नहीं मिली है, छोटी बस्तियों में नहीं मिली। शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। देखो, चहुंदड़ों को चिन्हित कीजिए। ये क्या कह रहा है, आपको चरहुंदड़ो पता है कहाँ पे, पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो भी वहीं पे है, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि जो चरहुंदड़ो को चिन्हित करना है, मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर की तुलना में एक बहुत छोटी सी 7 हेक्टेयर की बस्ती है। ये वाली जो है ये 7 हेक्टेयर की है, मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर की बस्ती है। लगभग पूरी तरह शिल्प उत्पाद में संलग्न है, दोनों में ही शिल्प उत्पादन होता है। शिल्प कार्यों में मन के बनाना, शंख की कटाई, धातुकर्म, मोहर का निर्माण, बाट बनाना सम्मिलित है। ये क्या कह रहा है भाई, ये आपको ये समझा रहा है कि जो बहुत महंगी महंगी चीजें होती थी ना वो कहाँ से मिली है, वो बड़ी बड़ी बस्तियों से मिलती है। और चरहुंदड़ो और मोहनजोदड़ो इनका साथ में ये भी बताया भी कितनी बड़ी बस्ती है, मोहनजोदड़ो तो 125 और चरहुंदड़ो जो है एक तरह से अपवाद हो गया ना। कालीबंगा में तो ऐसा कुछ नहीं मिला, पर चरहुंदड़ो जो 7 हेक्टेयर और ये मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये वो बस्तियां हैं, शिल्प उत्पादन होता रहता था यहाँ पे शिल्प, क्योंकि बाद में जब खोज हुई है तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें मिली है जिससे पता चले कि यहाँ पे बन के वगैरह इनके कारखाने थे, चीजें बनाई जाती थी, है ना, चरहुंदड़ो तो खासकर। संख की कटाई, धातुकर्म, मोहरे निर्माण और बाट बनाना सम्मिलित है। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ को विविधता उल्लेखनीय है। क्या है कि जो मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ है में एक विविधता उल्लेखनीय है, वो क्या है, कार्नेलियन, सुंदर लाल रंग का, याद रखना कार्नेलियन क्या होता है, एक तरह से पत्थर था, वो सुंदर लाल रंग का। उसके बाद जेस्पर, ये भी सफ्टिक, क्वार्ट, क्वार्टजाइट लिखा होता है या क्वार्टज लिखा है यहाँ पे, तथा सेलखंडी जैसे पत्थर। उसके बाद तांबा, कांसा, सोना जैसी धातुएं।
शंख, फ्यांस, पकी मिट्टी सभी प्रयोग मन के बनाने के काम आते थे। तो ये सारी चीजें कुछ भी आपसे पूछी जाए ये यहाँ पे यूज हो रही है। इसमें आपका कार्नेलियन है, हम पाषाण से ही पढ़ते आ रहे हैं। जेस्पर है, सफ्टिक है, क्वार्टजाइट लिखा होता है वैसे, सेलखंडी पत्थर है या सेलखंडी मिट्टी है, तांबे का प्रयोग है, कांसे का है, सोना है, उसके बाद शंख है, प्यांस है, पक्की मिट्टी है, सभी प्रकार के प्रयोग मन के बनाने होते। देखो अगर सोना यहाँ पे है, तांबा, कांसा, ये सब आपसे पूछ लिया और ऑप्शन में सोना, सोने पर आप नहीं या कम मात्रा में जाओगे। उसके बाद बहुत सारे पत्थरों का प्रयोग हो रहा है, चक्राकार, बेलनाकार, ढोलाकार, इस तरह की जो शेप यहाँ पे जो है मिल रही है। ठीक है, कई प्रकार के मिलते थे ना, चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार, ये खंडित अवस्था में इनको। देखो ये आपकी माला बना रखी है, मन के है, ती है, वो सब आई गई है। अब ये देखो पिक्चर्स दिखा रखी है आपको, और इस पिक्चर्स में क्या है, ये आपको पिक्चर्स दिखाई हुई है। इस पिक्चर्स में क्या दिखाया हुआ है कि एक बहुत बड़ा सा बर्तन है, पे ढक्कन भी अच्छे से लगे हुए हैं जिन पे बहुत अच्छी तरीके से कलाकारी की हुई है। तो ये क्या है, एक तरह से ये है चित्रकारी। तो आपको चित्रकारी दिखाई गई है। स्पेशली ये सेलखंडी के मिट्टी के बने होते थे, और बहुत ही मुलायम जो है वो मिट्टी होती थी, उसी के चूरन से इन सब चीज़ों को तैयार किया गया था। और भी बहुत सारे पत्थरों का यहाँ पे यूज़ किया जाता था इन चीज़ों को बनाने के लिए। और स्पेशली कार्नेलियन, लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों और मनकों की आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों से तोड़ा जाता था। तो ये चीजें आपको याद रखनी, इसमें कुछ ऐसा है नहीं है वैसे। देखो काफी बड़ा हो जाएगी क्लास, इसको हम दो पार्ट में पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी सेकंड पार्ट में इसको हम कंप्लीट करेंगे। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम सेकंड क्लास में इसको पढ़ेंगे। अभी तो कम से कम 10 पेज और रहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है और अगर समझाएंगे तो थोड़ा टाइम तो देखो उसमें लग। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेकंड क्लास में अभी मैं बना दूंगी क्लास को, दो पार्टों में ही डाल देंगे, एक पार्ट में ज़्यादा बड़ी हो जाती है। अभी मैं साथ ही दोबारा से बना